Hello, boys and girls. Hello, my sailors. I hope you guys are doing well. And I'm back for the part 2 न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस. So basically हमने लास्ट क्लास में देखा था कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या 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 होते हैं और कैसे इन्हें डिफरेंशिएट करना है. आज की क्लास में इसके ऊपर एक और स्टेप we'll go one step higher. So let's start. ठीक है, boys and girls, my name is Harsh Maheshwari. I'm your captain and I'm back with another video. And yes, I believe in one thing, that जो करो मजे से करो. So we are going to learn this with a smile on our face. Alright बच्चों, let's start the session. Session start करते हैं. ठीक है, please subscribe to our channel if you haven't already, because great stuff is coming your way. And also hit the bell icon so you will be notified when your teacher is coming live. Alright, बच्चों, if you are looking out for the best option, देखो अभी अभी मेंस का रिजल्ट आया है, नीट का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा वेयर डू यू स्टैंड. और काफ़ी बच्चे फिर से want to start, definitely go for it. अगर आप 11th में हैं, अगर आप 12th में हैं, आपको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, this course is again for you. This subscription program is for everyone. ठीक है, whether you're in 11th standard, one subscription program is for you. If you're in 12th standard, आपके लिए दूसरा है. If you're in 13th batch, or basically I should say you are a dropper, आपके लिए भी एक बैच है. इसमें आपको लीडर बोर्ड, क्विजेस, सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा. साथ ही साथ कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे. वी विल गिव यू टेस्ट सीरीज. ठीक है, we will also make sure that you get assignments after each and every session. और हाँ बच्चों, you will also get the option to choose your teacher. Live classes होंगी. Did I tell you? सारी classes live होंगी. और बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर एक और, कि आप जितने ज़्यादा डाउट्स हैं आपके, आप सब क्लियर कर सकते हो लाइव सेशन में. No one is going to stop you. So this is the very very important fact I am giving out for each and every one. ठीक है, पहली चीज़. फिर आप लैंग्वेजेस में भी आप चूज कर सकते हो. इफ यू वांट एवरीथिंग टू बी इन इंग्लिश, इट इज देयर. इफ यू वांट योर कंटेंट टू बी डिलीवर्ड इन हिंदी बट गिवन इन इट शुड बी रिटन इन इंग्लिश, दैट इज आल्सो देयर. तो आपको वो भी मिल जाएगा. एंड यस बच्चों, डिड आई मेंशन this is actually having various month subscription. You can go for 1 month, 3 month. If you're in 11th standard and you're skeptical कि यार मैं एक कोर्स लूँ ना लूँ, मैं कहूँगा 1 मंथ का ट्राई कर लो यार, मजा आ जाएगा. ठीक है, you will not go back. अगर आप, और वैसे अगर आप किसी से भी पूछो, मिनिमम 1 साल की प्रिपरेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आप 11th में हैं, 12th में हैं या ड्रॉपर में हैं, ठीक है, आपको मैं तो बोलूँगा सब 1 ईयर तो मतलब सभी लें. ड्रॉपर को तो 1 ईयर लेना ही लेना है. 11th 12th वाले बच्चे बेटा 1 ईयर तो जरूर लो. 11th 1 ईयर ले सकते हो. ठीक है, बिल्कुल अमेजिंग है आपके लिए. 1 ईयर इज रिकमेंडेड फॉर ईच एंड एवरी वन. ठीक है, क्या करना है आपको, यू यूज द कोड HMPRO. मैं आपको बताना चाहूँगा इस टाइम बेटा बहुत अमेजिंग डिस्काउंट चल रहा है. सो यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कूपन कोड. दिस इज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी. HMPRO, इसको यूज करो एंड बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु. ठीक है, एंड सी द चेंज दैट विल कम इनटू यू. एंड यस बच्चों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. वेदांतु ने अभी कुछ अमेजिंग टीचर्स ऑन बोर्ड किए हैं. ठीक है, और ये सब बच्चों इनका बैच स्टार्ट हो चुका है, जो ड्रॉपर्स के लिए भी है, नीट के लिए भी है, जेई के लिए भी है. ठीक है, आप ये सब टीचर्स से पढ़ सकते हो. इनका ऑल इंडिया रैंक 2, 4, 5, 6, 8, 10 ये सब प्रोड्यूस कर चुके हैं. दिस टीम इज विद वेदांतु नाउ. सो आप इनसे पढ़ सकते हैं एंड यू कैन बी द बेस्ट इन योर सब्जेक्ट. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा. 21 तारीख से स्टार्ट हो चुका है. यूज माई कोड HMPRO, इट विल गिव यू अ हेवी डिस्काउंट. ठीक है बच्चों, लेट्स प्रोसीड टू आवर चैप्टर. आगे बढ़ते हैं. एंड यस, कोड इस्तेमाल मत करना भूलना, एंड इट्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट्स स्टार्ट द सेशन बेटा. सो पार्ट नंबर 2 बेटा. अब यहाँ पर कोई बड़े ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा. अभी मैं बात करूँगा, एक सेकेंड, ये शायद एडिटिंग ऑप्शन नहीं स्टार्ट हुआ है. 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट डू दैट. ऑलराइट, ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. हाँ जी, हमने बात करी थी न्यूक्लियोफाइल और बेस की. अगर आपने नहीं देखा है वो सेशन, प्लीज वॉच पार्ट 1. अब यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ. जब आपका डोनर एटम सेम होता है, व्हेन यू हैव द सेम डोनर एटम, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी इज सेम. ठीक है, अब इसको कैसे समझना है इसके लिए हम बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके आगे कुछ एक एग्जाम्पल लिया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था. यहाँ पर जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वही आपका ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए भी. ठीक है, यहाँ पर बेटा मैंने आपके आगे सारे एक न्यूक्लियोफाइल्स दे दिए, और आप देखोगे बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर दोनों एक जैसी हैं, बिकॉज डोनर एटम सब में ऑक्सीजन है. चेक कर लो, सब में डोनर एटम बेटा क्या है, ऑक्सीजन. सब में डोनर एटम ऑक्सीजन है.
ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक फंडा याद रखना है कि स्टेबल द एनायन वीकर द बेस, और जितना वीक बेस होगा उतना ही वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा अगर डोनर एटम सेम होता है। इफ यू हैव द सेम डोनर एटम, कीप इन माइंड क्या होने वाला है बेटा, स्टेबल द एनायन वीकर द बेस। ये नारा है, ये मोटो है, ये याद कर लो बेटा, स्टेबल द एनायन वीकर द बेस। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, काफी बच्चों को यहाँ पे क्लैरिटी दूंगा कि देखो यार, ये वाला माइनस आई से इट्स नॉट अ स्टेबल एनायन बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट, यू नो, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर ये लगभग स्टेबल है, काफी हद तक स्टेबल है, एच इतना ज्यादा वो नहीं दे सकता ऐसे डिस्टेबिलिटी। PHO माइनस, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, यहाँ पे 5 RS आ जाते हैं, 5 RS आ जाते हैं। अगर आपको याद हो फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ जिससे सबको क्लियर हो जाए, राइट? ऐसे करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घूम सकता है। डू यू गाइस एग्री विद मी कि कुछ ऐसा बन जाएगा, यू नो? मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाता हूँ, डबल बॉन्ड माइनस, क्यों बच्चों? ऐसे करके कंटिन्यू कर लोगे, ऐसे 5 RS बन जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको मैं यहाँ ये चीज बोलूँ तो कुछ बच्चे समझ पाएंगे, शायद कुछ बच्चों को डाउट आएगा, उनकी डाउट क्लियर कर देता हूँ, अभी डाउट में क्लैरिटी दे देता हूँ। बेटा ये जो चीज है, यहाँ पर भी एक RS है, पर इसे बोलते हैं इक्वल RS। अगर आप देखो तो नेगेटिव चार्ज इज कमिंग ऑन द सेम एटम, ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, यहाँ पे आते हैं 2 इक्वल RS। मैं यहाँ बना के भी दिखा देता हूँ। स्टेबल द एनायन वीकर द बेस, अगर बेस का वीक होगा तो न्यूक्लियोफाइल भी वीक होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है बेटा, ये कुछ ऐसा बन जाता है, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसे बोलते हैं इक्वल RS। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना तो ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। सेम हेयर यहाँ पे बेटा, ये आपका RS डबल बॉन्ड, समझ गए होंगे। यहाँ पे ऐसे 3 बार हो सकता है, कितनी बार हो सकता है बेटा? 3 बार। यहाँ पर आते हैं 3 इक्वल RS। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना घटिया बेस, उतना ही घटिया न्यूक्लियोफाइल। तो यानी कि सबसे बढ़िया यहाँ पर क्या होगा, जो लेस स्टेबल एनायन होगा, स्ट्रॉन्गर वुड बी द बेसिसिटी। आई रिपीट अगेन, वीकर द बेस, यू नो, वीकर द एनायन, स्ट्रॉन्गर द बेस, और स्टेबल द एनायन, वीकर द बेस। ऐसे भी याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है? तो ये जो ऑर्डर रहेगा, अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑर्डर क्या रहने वाला है बच्चों, RO माइनस, HO माइनस, फिर यहाँ पे मैंने दे रखा था फिनॉक्साइड आयन, फिर आपको दे रखा था RCO माइनस, और यहाँ पे लगा दो RSO3 माइनस, ठीक है? तो बेटा मैं आपको बताते हुए बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर आपका ये आएगा। अच्छा, जो बेसिसिटी का ऑर्डर बेटा आपके साथ आया है, सेम ऑर्डर बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए भी होगा, ठीक है? बोथ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी इज सेम, प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइडेड है बेटा, डोनर एटम सेम होना चाहिए। और आपको नारा क्या याद रखना है, स्टेबल द एनायन वीकर द बेस। यही चीज, एंड इफ इट इज अ वीकर बेस इट विल बी अ वीकर न्यूक्लियोफाइल एज वेल। जैसा बेसिक नेचर होगा वैसा ही आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा, प्रोवाइडेड आपका डोनर एटम सेम है। तो आपने एक अच्छी चीज यहाँ पर एक सीख ली, ठीक है? अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं, जो हमने अभी चीज देखी, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। यहाँ पे इसका आंसर ना मतलब देना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, जरा ध्यान देना बेटा। मैंने यहाँ पे क्या करा, सॉरी, 1 सेकेंड, जस्ट अलाउ मी, सॉरी फॉर दिस। हाँ जी, जरा बेटा मेरे साथ ध्यान दीजिएगा सारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपका कंसेप्ट काफी अच्छा करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। एक मैंने आपको दिया CH3, अभी मेरे प्लीज आंसर को मत देखना, यहाँ पे मैंने आंसर डाल के ना गलती करी, मुझे यहाँ पे आंसर डालना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। इसे बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। क्या बोलते हैं ऐसे बेटा? टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। इसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हो गया ये बेटा। अब मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, दिस इज कंपाउंड नंबर 1, दिस इज कंपाउंड नंबर 2। कंपाउंड नंबर 2 आपके सामने इथॉक्साइड बना दिया, इसको हम ETO माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? इसे कंपाउंड नंबर 2 बोल दिया। अब मैं बोलूँ, जरा बताओ मुझे कौन सा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है? तो बेटा न्यूक्लियोफाइल को ना ही सिर्फ अटैक करना है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, उसके साथ एक बॉन्ड भी बनाना है। क्या करना है? उसके साथ एक बॉन्ड भी बनाना है। तो जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगी वो आराम से अटैक कर सकता है ना।
जल्दी से अटैक कर पाएगा, ज्यादा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? उसे अटैक ही नहीं करना है, साथ ही साथ उस बॉन्ड, उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ बॉन्ड भी बनाना है, और वो तभी संभव है जब वो स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें कम हो। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? तो यानी कि सेकेंड वाला बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू बेस दिस फर्स्ट वन, राइट? पर यहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा, जरूर मुझे बताओ कि बेसिसिटी किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा बेसिसिटी है। तो आप बेटा उसमें क्या करने वाले हो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, बेस को जल्दी से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है। और आप देखो ये आपका फर्स्ट वन टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड भरा पड़ा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, बहुत जल्दी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा प्रोटॉन और जल्दी से स्टेबल भी हो जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद तो आप बोलोगे हाँ यार फर्स्ट वन इज मोर, बिकॉज उसको कोई बॉन्ड तो नहीं बनाना ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ। क्यों बनाना है? क्या नहीं बनाना ना, तो उसको कोई बॉन्ड भी नहीं बनाना, वो जल्दी से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन कितना लाइट होता है, जल्दी से बेस बढ़िया कहलाएगा। तो फर्स्ट वन इज अ बेटर बेस, सेकेंड वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन ये है, देख लीजिए आपका, अगर मैं पूछूं सेकेंड या फिर फर्स्ट, सेकेंड या फर्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बेटा सेकेंड में ज्यादा बढ़िया, सेकेंड इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू फर्स्ट। रीजन समझ गए होंगे, अटैक मार के बॉन्ड भी बना सकता है। और अगर आप फर्स्ट देखोगे, फर्स्ट में बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस। पर यहीं पे अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं, आप बोलोगे फर्स्ट बढ़िया बेस है एज कंपेयर टू सेकेंड। व्हाट इज द रीजन बीइंग? कि यार वो जल्दी से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। आप पहले वाले का रीजन दे पाएंगे, और मैंने आपको एक दूसरा चीज भी बता दिया, बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी में यहाँ पर क्या होगा, जितना भारी होगा, जितना ज्यादा भारी भरकम होगा, उतनी जल्दी से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो हमने ये सब देख लिया, हमें क्लियर भी हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी। लास्ट क्लास में हमने देखा था एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्या होता है बेटा, आपकी बेसिसिटी घटती है पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है यहाँ पे, तो यहाँ लिख देता हूँ बेसिसिटी डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। यहाँ पे एरोस थोड़े कंफ्यूजिंग हो गए, एक सेकेंड, ये मैं, हाँ जी, ये थोड़े एरोस कंफ्यूजिंग हो गए, लेट मी जस्ट कट इट ऑल। मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, देखो एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेटा इन अ ग्रुप, हमने कल की क्लास में बात की थी, आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, आपकी बेसिसिटी घटती है, हमने बात कर ली थी। आप जानते ही हैं यहाँ पे माइनस साइन आएगा बच्चा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। यहाँ पर आप जानते हैं सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, I माइनस, और सबसे बढ़िया बेस क्या होगा, आपका F माइनस। ठीक है, तो हमने कल बात करी थी, आशा करता हूँ ये याद हो, ये बस उसी के ऊपर एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, इसी तरीके से देखो बेटा कुछ और एग्जाम्पल दिए, OH माइनस SH माइनस, कौन सा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, जरा बताओ, लॉजिक दिया था मैंने। जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते हो, एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेटा क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है। अच्छा क्यों इंक्रीज करती है, जरा मजे के लिए पूछ लेता हूँ, बिकॉज पोलराइजेशन बढ़ जाता है। आई होप ये बच्चों ने याद किया है, बिकॉज पोलराइजेशन बढ़ जाता है। ठीक है, सबको क्लियर हुई ये बात? अच्छा, साथ ही साथ ये वाला एग्जाम्पल देख लो, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो बेटा, अमोनिया और फॉस्फीन, सेम फॉस्फीन उसके नीचे आता ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, राइट, सबको याद है, राइट, फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है, साइज बड़ा है उसका। ठीक है, तो एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। तो यही यहाँ पर ये साइन गलत है बेटा, ये साइन गलत है, माफ कीजिएगा इधर, यहाँ पर ये PH3 एक बढ़िया बेस होगा। सबको मेरी बात समझ आ गई, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। यहाँ पे क्लियर हो गया, फंडा अब बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी से खत्म कर देंगे इसको, बड़ी बड़ी सिंपल चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। एक बच्चों, एक मेरी बात सुनना, अगर मैं आपको कंपैरिजन ये जो कल की क्लास में सिखाया था वहां से क्विक रिवीजन हो गया, पर यही बच्चे अगर मैं आपको दे दूं एजाइड आयन और आपको दे दूं साइनाइड आयन, या आपको दे दूं साइनाइड आयन और आपको दे दूं SH माइनस, ठीक है, अब मैं कहूँ जरा बताओ कौन सा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा अच्छा नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। नाउ इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू आंसर, बिकॉज हमारे को क्या क्या पता है, लेफ्ट टू राइट, राइट, टॉप टू बॉटम, और या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एज कंपेयर टू इट्स न्यूट्रल स्पीशीज,
हम उसके बीच में ही कंपैरिजन निकाल सकते हैं। 3 कंपैरिजन कल की क्लास में सिखाए थे। पर ये अगर चीज ले ली मैंने, मैं बोलता हूँ जरा इस सिनेरियो में बताओ कौन सा है, इस सिनेरियो में बताओ कौन सा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, प्रॉब्लम आ जाएगी यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ? क्या प्रॉब्लम आएगी कि यार हम कैसे बताएं, ये तो हमारे को आता ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर आ जाता है, मतलब सॉरी आई एम सो सॉरी, मतलब और दूसरा तीसरा आपका फैक्टर आ जाता है कि कितना नेगेटिव चार्ज है एज कंपेयर टू द न्यूट्रल स्पीशीज। नेगेटिव चार्ज होगा तो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, ये हमें पता है। अब यहाँ पर दिक्कत आए तो इसके लिए बेटा आपको एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज है एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। ये आपकी स्ट्रेंथ है न्यूक्लियोफाइल की, जो मैं यहाँ पे पूरी लिख चुका हूँ। इसको मैं बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, एक आपको ट्रिक भी दूंगा जो आपको बहुत बहुत मदद भी करने वाली है। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ जिससे दिक्कत ना आए, ठीक है। ये बेटा मान लीजिए ये इसके पीछे है, ये इसके आगे है, ठीक है। फिर उसके बाद Cl माइनस स्टार्ट हो रहा है, F माइनस, ये सब आगे है, ठीक है। तो देखो ये है आपकी एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेंथ। इसको आप कैसे याद करें, एक ट्रिक है। देखो सफलता, मैं इसको एक ट्रिक के साथ दिखा रहा हूँ। सफलता यहाँ पे यार मैं इसको सफलता की सनक इंडिया हॉलैंड की आजादी, अजाइड आयन, ठीक है, N3 माइनस, माइनस साइन इज है, ठीक है, की आजादी को बर्बाद करती है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक है, को बर्बाद करती है। अरे हिंदी भी लिख दिया मैंने, ठीक है, चलो मैं इंग्लिश ही लिखता हूँ ना, समझ नहीं आया किसी को करती है। दिस इज जस्ट अ निमोनिक सो दैट यू कैन रिमेंबर। सफलता की सनक इंडिया हॉलैंड की आज़ादी को बर्बाद करती है। फोकट में, हाँ फोकट में, यस यू हर्ड इट राइट, फोकट में ऐसे तो कोई फंसे, ऐसे तो, दिस जस्ट अ स्टोरी टू रिमेंबर, कोई ऐसे तो, चलो ऐसे तो लिख लो, ऐसे तो कोई फंसे एल्कोहलिक पानी में। let me repeat it again so you can have a good understanding. Let me write it again, the word this way. SAPH, right? हाँ जी, सफलता की सनक इंडिया हॉलैंड की आज़ादी को बर्बाद करती है। फोकट में ऐसे तो कोई फंसे अल्कोहलिक पानी में। देखो यार, सो सफलता इज सल्फाइड, राइट, देन साइनाइड, इंडिया इज I माइनस, हॉलैंड इज OH माइनस, अजाइड इज N3 माइनस, बर्बाद इज Br माइनस, फोकट में इज फिनॉक्साइड आयन, ऐसे तो इज एसिटेट आयन, कोई मतलब क्लोराइड आयन, फंसे मीन्स F माइनस, एल्कोहलिक पानी में, ठीक है। सफलता की सनक इंडिया हॉलैंड की आज़ादी को बर्बाद करती है, ऐसे तो फोकट में, ऐसे तो कोई फंसे एल्कोहलिक पानी में। सो मेक श्योर यू लर्न द mnemonic and also learn how to decode it, otherwise it will be a difficulty for getting the clear idea, ठीक है, you will get a difficulty there. I don't want that to happen, so make sure you understood, and if you like the trick please let me know in the chat box. This is how you can learn the entire experimental order. This you have learned the experimental order by this trick, ठीक है। So if you have understood this case please let me know in the chat box, let me know how successful I was, ठीक है। Thank you, आगे बढ़ेंगे। Now बच्चों, I am telling you the most important thing here and I will give you the most important conclusion as well. Conclusion भी दूंगा, जरा ध्यान से सुनना। देखो यार, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है या वीक होता है तो दो तरह की रिएक्शन चली जाती है। अगर आप बेसिकली एक सेम रिएक्शन में अगर आपने न्यूक्लियोफाइल डाला है, अगर वो स्ट्रांग होगा तो वो SN2 देगा और अगर वीक होगा तो वो SN1 देगा। तो यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल से दो तरह की रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक और इस लीविंग ग्रुप को बाहर तो जाना ही जाना है, इट हैज टू गो आउट। लीविंग ग्रुप आपका X माइनस हो सकता है, OR माइनस, OH माइनस, ठीक है,
बेसिकली OH माइनस की जगह हम क्या करते हैं, OH को हम कन्वर्ट कर देते हैं H2O में, हम ऐसे इसको बाहर निकालते हैं। OH को हम कैसे बाहर निकालते हैं, हाउ डू वी रिमूव OH, वी रिमूव OH इन द फॉर्म ऑफ H2O। Leaving group is something which has to go out of the reaction. The nucleophile will attack the electron deficient center and come in its place। ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर क्या पे अटैक मार के न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप को बाहर धक्का मारता है, निकलो यहाँ से, उसको बोलता है। और अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वीक हुआ तो आपका बेटा SN1 रिएक्शन जाता है, वही न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग हुआ तो SN2 जाता है। अब अच्छा, मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह भी काम कर सकता है, तो उसी की न्यूक्लियोफाइल के साथ आपको एलिमिनेशन रिएक्शन भी मिल सकती है, इसमें डबल बॉन्ड बन जाता है। अब एलिमिनेशन भी दो तरह की है, E1 E2। स्ट्रांग हुआ आपका अगर न्यूक्लियोफाइल के अंदर बेसिक नेचर भी है तो बेटा वो क्या हो जाएगा, अब वो किस तरफ चले जाने लग जाएगा, देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन SN2 एंड E2। अब इन दोनों के बीच में, SN2 और E2 के बीच में कंपटीशन होगा, कौन सा जीतेगा वो आगे जाके क्लासेस में हम समझेंगे। और इसी प्रकार अगर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है और उसमें बेसिक नेचर भी है, छोटा सा बहुत कम, तो E1 रिएक्शन भी जा सकती है। तो यानी कि एक रिएजेंट से, एक ही रिएजेंट डाला है, एक रिएजेंट से बेटा 4 तरह की रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है, या SN1 SN2 E1 E2, ठीक है। और 1 मैंने आपको एक और बात बताई थी, इनके साथ साथ आप सॉल्वेंट भी डाल के रखते हो। और मैंने आपको बताया था SN1 जो होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है और SN2 होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। ये लास्ट क्लास में दे चुका हूं मैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगा, आप लिख लेना टाइप 1 सॉल्वेंट। टाइप 1 सॉल्वेंट मतलब टाइप 1 रिएक्शन में लो, टाइप 1 रिएक्शन ले लो। टाइप 1 रिएक्शन मतलब SN1 एंड E1, इनको चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वहीं पे टाइप 2 रिएक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, इट रिक्वायर्स SN, ये होती है SN2 एंड E2, इनको चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? तो आप सॉल्वेंट देखकर भी बता सकते हो कि टाइप 1 रिएक्शन है, टाइप 2 रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने पोलर एप्रोटिक डाला, तो आप समझ जाना कि SN2 और E2 के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। वहीं पर अगर मैं टाइप 1 डालूंगा तो बोलोगे यार SN1 और E1 में कंपटीशन रहने वाला है। अब कौन सा जीतेगा वो हम अभी आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। मैं इतना सा हिंट दूंगा कि लीविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, डिग्री ऑफ योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक मार रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है टू डिसाइड कि SN टाइप रिएक्शन है या एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन है, ठीक है। SN मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, SN टाइप रिएक्शन है या एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो आप उनके बीच में और अच्छे से समझ पाओगे। तो आगे आने वाली क्लासेस में हमारे को ये सारी बातें करनी है। तो देख पा रहे हो आप कि आपको अगर न्यूक्लियोफाइल और बेस का आइडिया नहीं होगा तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वही सेम न्यूक्लियोफाइल बेसिक नेचर भी रखता है और 4 तरह की रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो अभी मैंने आपको काफी हद तक क्लैरिटी दी न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में। अभी भी एक क्लैरिटी और मैं खत्म करता हूँ और क्लैरिटी लाता हूँ, डाउट्स जो भी आ रहे हैं दिमाग में कि हमें और मजा चाहिए। तो चलो अब सुनो, मैं और क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ, अब मेरी बात सुनना। तो मैंने ये बात बता दी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट टाइप 1 रिएक्शन को फेवर करते हैं और पोलर एप्रोटिक किसको करते हैं, टाइप 2 को। मैंने आपको ये भी बात क्लियर कर दी है। आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं कैटेगरी 3 कैटेगरी लाया हूँ, ठीक है। 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली, तीसरी कैटेगरी बोल गया। 3 कैटेगरीज हैं रिएजेंट्स की, उन्हें और अच्छे से समझने के लिए। क्या हुआ, उन्हें और अच्छे से समझने के लिए 3 कैटेगरी लाया हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, हमने अभी भी देखा कि यार एक ही चीज में 4 तरह की पॉसिबिलिटी बन के आ रही है, तो थोड़ी इन पॉसिबिलिटीज को समझने के लिए 3 तरह की कैटेगरीज लेके आया हूँ। पहली कैटेगरी, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर वीक बेसिक नेचर है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेसिक नेचर, जैसे SH-, I-, Cl-, Br-, साइनाइड-, RS-। अच्छा, RS- तो और भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इट्स द बेस्ट। अगर मैं कंपेयर करूँ RS- को और HS- को, दिस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्लस I इफेक्ट ऑफ R ग्रुप, राइट। आप जानते हैं स्टेबल दी एनायन, वीकर द बेस, और यहाँ पे आपका एनायन स्टेबल नहीं है, ठीक है। वीकर द एनायन, स्ट्रॉन्गर द बेस, ये याद रखना, ठीक है। या फिर आप ऐसे रख सकते हो यार, स्टेबल एनायन, वीकर द बेस।
ये दोनों क्योंकि सेम ही डोनर एटम है, डोनर एटम सेम थे। कौन से थे डोनर एटम? सल्फर थे। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, मेरी बात समझ आई? अच्छा, ये कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है या कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं है, ये सारे के सारे याद रखना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक बेसिक नेचर रखते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक और वीक बेसिक नेचर रख रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना। ये कौन सी रिएक्शन को फेवर करेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो एसएन टाइप की तरफ जाएंगे। ठीक है बच्चों, दूसरी कैटेगरी जो मैं दे रहा हूं, दूसरी कैटेगरी बड़ी सिंपल सी कैटेगरी है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस आ गए हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि ये किसकी तरफ जाएंगे? ये SN2 की तरफ भी जा सकते हैं और E2 की तरफ भी जा सकते हैं। अब कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है? दैट विल बी गवर्न्ड बाय द डिग्री ऑफ योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर और डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्बन टू विच द लीविंग ग्रुप इज अटैच्ड। हम इसको आगे आने वाली क्लासेस में जरूर इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपका ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है या 1 डिग्री है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है टू डिसाइड। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे, पर ये कैटेगरी याद रखना किसके लिए है? फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यानी कि SN2 और E2 जाने की पॉसिबिलिटी है। पिछली वाली में सिर्फ SN1 या SN2 जाने की पॉसिबिलिटी थी, और वहां पे एक्चुअली बताऊं तो SN2 जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है। और वीक न्यूक्लियोफाइल अगर मैं ले लूं बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल ले लूं, थर्ड और लास्ट कैटेगरी आज की क्लास की, कौन से हैं? अल्कोहल और पानी। ठीक है, अल्कोहल आपका फेवरेट एग्जांपल, पानी मेरा। ये बेटा आपको SN1 रिएक्शन देते हैं एंड E1 रिएक्शन भी दे सकते हैं। SN1 एंड E1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 और E1, इसमें मैं बताऊंगा आगे जाके। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी रहती है SN1 या E1 की, वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेसिक नेचर में, तो SN1 और SN2 की पॉसिबिलिटी रहती है। कौन जीतेगा? विच वन विल बी अ डोमिनेटिंग फैक्टर? वी विल सी इन कमिंग क्लासेस। तो इनको, इन दोनों क्लासेस को रिवाइज कर लो, और मैं आगे आने वाली क्लासेस में हर चीज यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम ऐप पे हैं हम, लिंक इज इन द बायो। You will be notified when your favorite teacher is coming online. And yes, you like the video. If you have loved the content, share my work and also subscribe to our channel. So thank you so much. This is your captain, much love. Take care. ठीक है, bye bye.